हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक प्रोग्रेशन में। और हर बार की तरह एक बार फिर से मैं शुभम तिवारी आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ। और आज का लेक्चर जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में, जहाँ पे हम लोग खूब अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। होप सो आप जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर रहे होगे और उनकी बार बार मल्टीपल रिवीजन चल रहा होगा तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है, तो कोशिश करो रिवीजन पे स्ट्रेस ज़्यादा दो। दूसरी बात, डेरिवेशंस को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, उसे ज़रा भी इग्नोर मत करना, ठीक है? डेरिवेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन डेरिवेशंस पे इक्वल जोर आपको कंटिन्यूस रखना है, ठीक है? तो आज फिर से हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सारे अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम लोग एक बार फिर से लगाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल से हमारा पाला पड़ता है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी उठाए हुए हैं, कुछ मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल के भी उठा लिए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेगा, है ना? और बेसिक से मैंने लेवल्स उठाने की कोशिश की है। और ये एक वन शॉट वीडियो होगा जहाँ पे हम लोग, मैं कोशिश करूंगा वीडियो 2 घंटे के अंदर निपट जाए, जहाँ पे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऊपर चला जाए तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, कंसेप्ट और क्लैरिटी, जो डेप्थ है, वो हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से डेप्थ दूंगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसीलिए वीडियो में भी लंबी हो सकती है, पर तब तक एंड तक बने रहो, देखते हैं कितना होता है। जैसे तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और ये किस बारे में है, आओ पढ़ते हैं। कह रहा है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, मतलब 3 कूलम चार्ज को आप मूव कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ए के बाद लिखा है विच, मतलब ये ए की बात हो रही है। ए विच इज एट पोटेंशियल ऑफ -2 वोल्ट, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, और चार्ज कहां से मूव हो रहा है? देखो चार्ज कहां से मूव हो रहा है, चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी मूव कर रहा है। ओके, तो मैं क्या मान लूं, यहाँ पे एक चार्ज, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बताओ, बी है। ये ऐसा हमारे पास है डेटा। ए पे जो पोटेंशियल है तुम्हें कितना दिया हुआ है? ए पे पोटेंशियल बेटा है -2 वोल्ट, ठीक है। बी पे पोटेंशियल जो है वो इसने मान के रखा वी बी, और हमारा जो चार्ज है वो कितना है, 3 कूलम का, और अभी वो कहाँ पे बैठा है बताओ, ए पे बैठा है। और इसको कहां से ले जाना है, ए से हमें कहां ले जाना है बताओ, बी की तरफ। तुम्हें वर्क डन करना क्यों पड़ता है? वर्क डन हमें इसलिए करना पड़ता है, जब भी हमारी इच्छा होती है कि चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाएं, तब हमें वर्क डन करना पड़ता है। क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो अपने आप वर्क होता है, हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ता बाहर से, है ना? हमें हमेशा तभी काम करना पड़ेगा जब चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए, है कि नहीं? तो अगर एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, और हमें ए से बी पे चार्ज को शिफ्ट करने में वर्क डन करना पड़ रहा है, तो क्या ये जाहिर सी बात नहीं है कि वी ए लो पोटेंशियल पे है और वी बी हाई पोटेंशियल पे है, और जब भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना? ये डेफिनेशन होती है हमारी। ओके, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये क्या है? जाहिर सी बात है, बी बी ग्रेटर होगा तो वी बी माइनस वी ए। वर्क डन तो मुझे निकालना ही है, बिल्कुल निकालना है। अच्छा नहीं, वर्क डन दिया हुआ है, ओके, वर्क डन दिया हुआ है 18 जूल। कितना दिया हुआ है? 18 जूल। तो क्या सीधे पुट कर दूं मैं वर्क डन 18 जूल? तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 18 जूल। और चार्ज की वैल्यू कितनी है? चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम। पोटेंशियल एट ए कितना है? -2। तो वी बी ये हो गया कितना, माइनस का -2। 18/3 क्या हो जाएगा? 6। बिल्कुल सही। ये बताओ क्या हो गया? ये हो गया वी बी प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो यहां से बताओ मुझे वी बी की वैल्यू क्या आ गई? 4 वोल्ट। वी बी की वैल्यू क्या आ गई? 4।
वोल्ट। तुमसे वही पूछा था यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें कह रहा है फाइंड VB, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B। क्लियर है यहां तक बात? चला जाए अगले क्वेश्चन पे, चलो। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 9 सेंटीमीटर ड्यू टू चार्ज दिस। जब भी हमें किसी चार्ज की वजह से किसी सर्टेन डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालना पड़ता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं क्या, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाई आर। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे क्या होता है के क्यू बाई आर। ओके, हमें कह रहा है एक चार्ज है इतने कुलम का और 9 सेंटीमीटर दूर तुम्हें पोटेंशियल बताना है। तो ठीक है, मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, इससे 9 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे हमें क्या बताना है बताओ, पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पे चार्ज लिख लो 4 10 का पावर -7 कुलम। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं P। यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बताना है। क्या ये 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, तो ये ऐसा हो जाएगा इतना मीटर। तो हमारा जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, के क्यू बाई आर। के की वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 9 10 का पावर 9, चार्ज की वैल्यू है 4 10 का पावर -7 अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू है 9 10 का पावर -2, यही होगा। जब सॉल्व करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगे बताओ, 10 का पावर 9 माइनस 10 का पावर 7 कितना हो गया 10 का पावर 2, और ये 10 का पावर -2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 का पावर +2। तो हमारा पोटेंशियल क्या आया, हमारा पोटेंशियल आया 4 10 का पावर 4। पोटेंशियल ये आ गया। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो मैं पूछूंगा डेफिनेशन क्या होती है। तो सर आपने बताया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की यूनिट जूल, कुलम चार्ज की यूनिट, जूल पर कुलम हमारा क्या आ गया बताओ, यूनिट आ गया जूल पर कुलम, या फिर वोल्ट जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है इसलिए मैंने जूल पर कुलम के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये तो पहले सवाल का आंसर हुआ। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है देखो, determine the work done in bringing a charge of this from infinity to that point, मतलब to this point। अब क्या कह रहा है पता है, देखो क्या कह रहा है मैं बताता हूं। थोड़ा फिगर को इधर शिफ्ट कर लेता, अच्छा क्वेश्चन ही शिफ्ट हो जा रहा है, वेट, फिगर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन्फिनिट पे एक पॉइंट बैठा हुआ है, एक चार्ज बैठा हुआ है इन्फिनिट पे, और यहां से इस चार्ज को आपको इस पॉइंट P पे लाना है। कहां पे लाना है बताओ, P पे। बिल्कुल सही बात। क्या इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो होता है? बिल्कुल। V इन्फिनिट क्या होता है, जीरो। और इन्फिनिट पे चार्ज कितना है, 2 10 का पावर -9 कुलम, है कि नहीं। तो अभी भी हम लोग लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो V इनफाइनाइट, नहीं V इनफाइनाइट नहीं, Vp माइनस V इनफाइनाइट, ये क्या आया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। मुझसे क्या पूछता है, मुझसे पूछता है वर्क बता दो मुझे, तो फॉर्मूला क्या आएगा Q Vp माइनस V इनफाइनाइट, यही तो आएगा। क्या हमारे पास चार्ज की वैल्यू है जिस चार्ज को आपको लेके जाना है? बिल्कुल है सर। सर ये देखिए 2 10 का पावर -9 कुलम, ये चार्ज की वैल्यू है, तो यहां पे पुट कर दो 2 10 का पावर -9। Vp तो हमने निकाल रखा है, क्या यही पोटेंशियल नहीं था 9 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट था, 4 10 का पावर 4, 4 10 टू द पावर 4, और इन्फिनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। याद रखना हमेशा पोटेंशियल इन्फिनिट पे क्या होता है बेटा, जीरो। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 8 10 का पावर -5 जूल। दिस विल बी आवर वर्क डन। होप सो समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज ओके आर चार्ज्ड टू 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप्स हैं, यानी नंबर ऑफ ड्रॉप्स को क्या मैं n मान लूं, बिल्कुल मान सकते हैं हम लोग 27। कह रहा है दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। जब छोटे 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 ड्रॉप्स मिलके बड़े ड्रॉप्स बने होंगे तो क्या उनका पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल रहा हूं, क्या उनका वॉल्यूम सेम नहीं रहा होगा?
बिल्कुल रहा होगा सेम। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप के, यानी जो बड़ा ड्रॉप हम लोग बना रहे हैं उसी के। बिल्कुल सही बात है। ड्रॉप्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, अज्यूम करते हैं एटलीस्ट हम लोग 4/3 पाई, मान लेता हूं मैं उसका रेडियस आर क्यूब, और बड़े वाले का मान लेता हूं मैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, मुझे क्या बताओ, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमारे पास था ड्रॉप्स, ये कितने थे, 27 ड्रॉप्स थे, कितने थे, 27 ड्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या 27 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या बताओ, 27, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो 27 आएगी। तो यहां से बताओ, आर अपॉन स्मॉल आर कितनी आ गई वैल्यू, क्यूब है, वहां जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो 27 है, क्यूब रूट कितना होता है, 3। इसका मतलब जो बड़ा रेडियस है वो छोटे रेडियस का क्या है, 3r है, 3 टाइम्स है। बट सर ये निकाल क्यों रहे हैं, मैं कहा अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी बात, जब 27 चार्जेस मिलके एक बड़ा चार्ज बना होगा, तो टोटल चार्ज क्या उन 27 चार्जेस का सम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, जो कैपिटल क्यू होगा यानी बड़ा चार्ज, वो 27 चार्ज टाइम्स ऑफ छोटा चार्ज नहीं होगा, एग्जैक्टली यही तो होगा। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे पूछा है, ध्यान से देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल। अगर मुझे बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ रहा है तो एक बात बताओ मुझे, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, मैं वी बी लिख रहा हूं, ठीक है, नोटेशन के लिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई है तो वो भी एक ड्रॉप ही ना, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू की जगह मैं 27 टाइम्स ऑफ क्यू लिख सकता हूं, एग्जैक्टली लिख सकता हूं। कैपिटल आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स ऑफ आर, यहां पे रिलेशन था देखो, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर। जरा इसको अरेंज करके देखो, जो वी बी आया वो क्या आया, 27/3 के क्यू बाई आर। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या के क्यू बाई आर की वैल्यू हमारे पास थी, देखो ध्यान से, 220 वोल्ट ईच, मतलब एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 220 वोल्ट है। तो क्या उस के क्यू बाई आर की वैल्यू में 220 वोल्ट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बताओ मुझे, यहां पे जो हमारा आएगा क्या आएगा, 9 टाइम्स ऑफ 220, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी, 9 टू ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18, 980 वोल्ट, ये हमारा क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया। तो देखा कितना अच्छा सवाल था, जहां पे आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा ड्रॉप्स बना रहा था। और हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आज से रहेगा कि स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, और आप उसको नंबर ऑफ ड्रॉप से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप सबसे पहले रेडियस में क्या निकालोगे, रिलेशंस निकालोगे रेडियस में, फिर उनके चार्जेस में रिलेशन निकालोगे, और फिर फॉर्मूले में अरेंज करके वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस 3 10 to the power -8 कूलम एंड -2 10 का पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, दूर है तो 15 सेंटीमीटर, मैं यानी दो चार्जेस की डिस्टेंस दे रखी है आपको, तो क्यों ना इसका फिगर बना लिया जाए। 3 10 to the power -8, एक ये चार्ज है हमारे पास, और एक चार्ज क्या है बताओ, -2 10 to the power -8, एक ये चार्ज, इनकी डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर इज आवर डिस्टेंस, ओके। आगे देखते हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर्स में, यानी फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने न्यूमेरिकल डाला अभी जस्ट रिसेंटली, वहां पे हमने क्वेश्चन ऐसे किए हैं जहां मैंने फोर्स के बारे में तुम्हें बताया था कि दो चार्ज है, उनके बीच में कोई फोर्स कहाँ रख दूं मैं चार्ज, ताकि फोर्स जीरो हो जाए। सेम क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कराया कि दो चार्जेस उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रखूं मैं चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब सेम क्वेश्चन आ गया पोटेंशियल के लिए, वहां पे मैंने तुम्हें वार्न किया था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो वहां पे हम लोग वेक्टोरियली सॉल्व करते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। ओके, यहां पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो मैं बताओ, क्या मैं एक रैंडम पॉइंट P मान लूं जो कि यहां से x है, तो यहां से बताओ 15 माइनस एक्स हो जाएगा। सर मैंने कहा क्या, बोलो सर ये जो x है इसको आपको सर सेंटीमीटर में है, आप मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा देखो बताता हूं क्यों नहीं कर रहा हूं। लिख सकते हो 0.15 लिख सकते हो, बट मैं कहा जरूरत क्या है उसको, क्यों डेसिमल में घसीटना है। एक बात बताओ, अगर मैं ये पॉइंट P मान लूं, ये पॉइंट P तो मान चुका हूं ना, मान लो B मान लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं A। अगर मैं ये 2 पॉइंट मान लूं तो मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ B प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ A, क्या ये जो पोटेंशियल है हमारे पास यही जीरो होना है, एल्जेब्रिकली ऐड करना है जैसे मैंने बताया। मैंने एक बात तुम्हें और बोली थी, क्या बताया था सर आपने, मैंने बताया था कि जब भी पोटेंशियल होगा तो यहां पे चार्जेस का साइन लिया जाता है, तो चार्जेस का साइन लेना पड़ेगा यहां पे इस बार। तो VPB क्या हो जाएगा बताओ, K Q, और Q की वैल्यू कितनी है 3 10 का पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताओ x, प्लस A पे जो चार्ज है उसके वजह से P पे अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, K चार्ज कितना है बताओ माइनस का 2, स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई है, 10 का पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितना आ गया 15 माइनस एक्स, ऐसा ही तो होगा। और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या ले सकता हूं मैं यहां से, कॉमन में ले सकता हूं K 10 का पावर -8 कॉमन ले सकते हैं, और तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अंदर क्या आया बताओ, अंदर आया 3 अपॉन एक्स, बिल्कुल। ये जो चार्ज का माइनस है क्या ये इस प्लस को माइनस बना देगा, बिल्कुल बना देगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। ये वाली वैल्यू वहां जाके 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ मुझे 3/x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 अपॉन 15 माइनस एक्स, यही तो आई। और याद करो मैंने बताया था ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, यूनिट और यूनिट कट जाएगा आपस में, है कि नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो यूनिट यूनिट्स कट जाएंगे तो कन्वर्ट करने में कोई लॉजिक है नहीं, तुम कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 15 45 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। तो यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x वहां जाएगा, 2x 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5x इक्वल्स टू 45। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जहां पे अगर हम थर्ड चार्ज रखें तो पोटेंशियल क्या होगा, मतलब थर्ड चार्ज नहीं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। कभी कभी तुम्हें मेंशन करना पड़ता है ना, एग्जामिनर कभी भी बहुत चालाकी दिखाता है, वो तुमसे बी पे ना पूछ के तुमसे पूछ लेगा ए से डिस्टेंस बताओ, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स की वैल्यू उठा के आंसर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर और वहीं पे गेम खत्म। ए से बोला है तो आपको 15 माइनस एक्स बताना होगा, यानी कि 15 माइनस 9 बताना होगा, तो आंसर उस केस में क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। ओके, तो मुझसे वही पूछा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया हमने। ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर साइड √2 मीटर। तो क्या एक स्क्वायर बना ले, हम लोग बना लेते हैं, चलो एक अच्छा सा स्क्वायर चुनते हैं। क्या इसमें स्क्वायर दिख रहा है? अच्छा ये है तो, बट ये रेक्टेंगुलर लग रहा है, चलो कोई नहीं, ये हमारा स्क्वायर है। ओके, कैसा कलर बन गया ये, ओके, ये हमारा स्क्वायर बन गया। स्क्वायर लग नहीं रहा है बट है, मान लेते हैं हम लोग कि स्क्वायर है, ठीक है। क्या क्या चार्ज रखे हुए हैं, 100 -50 20 -60, 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। साइड कितना है √2 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस √2 मीटर है और ये डिस्टेंस भी क्या है बेटा √2 मीटर। तो क्या मैं अभी तुम्हें पूछ लूं कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है a√2 होता है ना, a√2 पाइथागोरस लगाते हो, a तुम्हारा √2 है और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2,
तो ये लेंथ कितनी आ गई 2 मीटर। ओके, ऑलराइट। मुझे बताना कहाँ पे, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं बीच में बताना है मुझे। एक बात बताओ, कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइंट जो है वो इधर बताना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लूँ जो कि ऐसा ही होगा। चार्जेस क्या क्या है बताओ। चार्जेस है तुम्हारे पास 100 माइक्रोकूलम, मैं नहीं लिख रहा हूँ, -50, 20, माइनस का 60। ओके, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड था और फोर्स था तो हम लोग वेक्टर देखते थे, बट यहां मुझे पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब मुझे पोटेंशियल बताना है तो एक बात बताओ, यहां पे बस तुम ये देख लो कन्फिग्रेशन क्या क्या है। इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल, यही तो है। अच्छा, ये स्क्वायर है, ये पूरा डायगोनल 2 मीटर का है, तो बताओ ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, 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 है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल बताना है कहाँ पे, सेंटर पे, जहां पॉइंट में मान लेता हूं O। अगर मुझे पोटेंशियल एट O बताना है, पोटेंशियल एट O, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? पहले वर्टिसेस के नाम भी दे देना वहां पे। वर्टिसेस के नाम क्या हो जाएंगे? ये मान लो A, ये मान लो B, C एंड D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा O पे अगर मुझे बताना है, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ A, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ B, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ C, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ D। ऐसे ही तो होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो K, A पे चार्ज क्या था? A पे चार्ज था 100 माइक्रोकूलम, था ना? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? K इंटू 100 माइक्रोकूलम को भी उसी में रहने दो, ठीक है। R कितना है? 1 सेंटीमीटर था, नहीं मीटर था, तो ठीक है मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस VB क्या हो जाएगा? K। B पे चार्ज कितना था? माइनस का 50। B पे चार्ज कितना था? माइनस का 50। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 50। ये कितना हो गया? -50/1। सब है तो 1 मीटर ही दूर। C कितना है? C है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो K और नीचे क्या आ गया? 20 माइक्रोकूलम बाई 1। और D पे कितना था? K। D पे चार्ज है माइनस का 60, -60/1। इसको बस सॉल्व ही तो करना है। दूसरी बात, क्या बताओ, ये माइक्रोकूलम में था, ये माइक्रोकूलम में था, ये भी माइक्रोकूलम में था, ये भी माइक्रोकूलम में था। अगर किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ता कूलम में तो हम लोग क्या करते? 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करते इस चार्ज को, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। तो सब में इसी से मल्टीप्लाई करते, तो क्या 10 का पावर -6 सबसे कॉमन आ जाता? तो क्या कॉमन ले लूं? बिल्कुल। पहले ये सॉल्व कर लो। 100 के और -50 के कितना हो गया? 50 के। 50 के और 20 के क्या हो गया? 70 के। 70 के -60 के क्या हो गया? 10 के। तो ये वैल्यू कितनी है बताओ? 10 के। बट हमको पता है सबके साथ 10 का पावर -6 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, और k की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। अब पुट कर दो k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या है बताओ? 9। 10 का पावर 9, बगल में एक 10 भी था और 10 का पावर -6 भी था। आंसर हमारा क्या आ गया बेटा? 9। 10 का पावर 10 हो गया ये, और 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। तो हमारा आंसर क्या आया बताओ? आंसर आया हमारा 9 10 का पावर 4 अगेन वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? तो जब भी ऐसे स्क्वायर से क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ ट्रायंगल ही बना सकता था, है कि नहीं? ट्रायंगल ही बना, कोई भी शेप दे सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं सारे, और सारे ही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो हर क्वेश्चन को इक्वल अटेंशन देना और अच्छे से सीखने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, कह रहा है इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस इज दिस। मतलब ये स्पेस का मतलब 3D हवा की बात हो रही है। मतलब अगर ये मेरा हाथ है तो ये कहीं ना कहीं एयर में है, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z। तो तुम्हें उसी की बात कर रहा है। तो उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? -1, 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे पास। पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है, देखो ध्यान से सुनना। पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ है 10x² प्लस 5y²
माइनस 3z²। ये तुम्हारे पास पोटेंशियल है। तुमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग कौन से टॉपिक पे आ गए, अब पोटेंशियल से उठ के हम लोग आ गए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर 3 जगह पे पोटेंशियल है, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो इनके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स भी होंगे। बिल्कुल। एक बात बताओ मुझे, क्या हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस रिलेशन से आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जानते हैं। कौन से रिलेशन से? हमको पता है जो v होता है ना, वो क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv/dr। इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? जब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो जाए, चेंज होता रहे, यूनिफॉर्म ना रहे, तो उसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ देखो, x की वैल्यू डालोगे तो कुछ और आएगा, y की वैल्यू डालोगे कुछ और आएगा, z डालोगे तो कुछ और आएगा। So our potential is not uniform, and since the potential is not uniform, therefore we define the entity which is potential gradient. Okay? अब यहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेटा मैथ्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज सीख के जाओगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो मेरे साथ। अब देखो क्या करते हैं इसमें, अगर मुझे x कंपोनेंट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा कंपोनेंट? x, तो क्या लिखोगे? माइनस d बाई, नीचे dr है तो dr की जगह पे क्या आएगा? dx। अब जो v की जगह पे था पोटेंशियल, वो उठा के पुट कर दो। क्या था पोटेंशियल? 10x² प्लस 5y² माइनस 3z², यही तो था। अगर तुम्हें x कंपोनेंट बताना है तो x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। बाकी सबको क्या मान लो? कांस्टेंट। याद रखना, जिस भी कोऑर्डिनेट का तुमसे पूछे उसको छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, तो इसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट है मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 0, और अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ x कंपोनेंट 10x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? माइनस का 20x। क्या हो जाएगा? 20x। होप सो आपको x का पावर n का डिफरेंशिएशन पता हो, n x n-1। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका बताओ? डिफरेंशिएशन का। ओके, अब ये आ गया -20x। अब x की वैल्यू क्या थी? x का कोऑर्डिनेट क्या था? -1 मीटर। ये उठा के पुट कर दो। तो जब यहां पुट करोगे -20 -1, ये आ जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। ये तुम्हारा Ex आ गया। क्या आ गया? Ex। दिस इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मुझे Ey निकालना हो तो y को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट, तो y को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट, तो मुझे एक बात बताओ, d/dy लिखोगे यहां पे। सिमिलर तरीका 10x², 5y², 3z², ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 10y। क्या आया? इसका भी आंसर वही आया यार। नहीं, वही कैसे आया यार? -10y। अब y की कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखी थी क्वेश्चन में? y की कोऑर्डिनेट 2 मीटर थी, तो 2 मीटर पुट कर दो वहां पे। तो Ey का आंसर क्या निकल के आया? -10 इंटू 2 विच इज -20 न्यूटन पर कूलम। 2 ही था ना y कोऑर्डिनेट? हाँ 2 था। क्या सिमिलरली z कोऑर्डिनेट का भी निकाल लोगे? x और y कांस्टेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ z कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे देखो, यहां क्या कह रहा है? कह रहा है 3 चार्जेस हैं, -q, Q और -q। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, स्ट्रेट लाइन पे। तो मान लेते हैं, चलो ये हमारा डिस्टेंस है। क्या क्या है बताओ? -q, Q और -q, यही तो है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है। कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी, अब हम लोग किस पे आ गए बताओ? पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/R। अभी मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, टेंशन मत लो। कह रहा है इस पूरे सिस्टम का जो चार्जेस बन रहे हैं, इनके सिस्टम की वजह से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। ठीक,
अगर वो 0 है तो एक बात बताओ, पॉइंट्स के यहां पे मैंने नाम दे दिया है, P Q तो ले नहीं सकते, तो मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ठीक है। जब भी तुम्हें कोई सिस्टम देगा तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता है कैसे निकालनी है, कितने पॉसिबल कन्फिग्रेशन है ये देख लो बस। मतलब P का A के साथ, इसी ऑर्डर में करना, P का A के साथ, P का B के साथ और A का B के साथ, ये 3 ज्योमेट्री पॉसिबल है। P का A के साथ, फिर P का B के साथ, फिर A का B के साथ, ओके, ऐसे ही है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ, सॉरी, एनर्जी बिकॉज ऑफ P A, एनर्जी बिकॉज ऑफ P B, एनर्जी बिकॉज ऑफ A B, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R, ये हमारा क्या है बताओ, फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, होप सो तुम्हें पता हो। अगर मुझे PA की बात करना है, अच्छा बाकी चीजें भी देख ले थोड़ा सा, और क्या डेटा था, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q इज टू Q, अच्छा कहां पे रखा है, इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इक्वल डिस्टेंस का मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको भी R मान लूं और क्या इसको भी R मान लूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2R, ये पूरा क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पूरा 2R है तो मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पी ए क्या होगा, के, पी पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग चार्ज का साइन लेंगे, ए पे तो कोई चार्ज नहीं है, और इसमें ए पे चार्ज कितना है, सॉरी क्यू, कोई चार्ज कैसे नहीं है क्यू, और डिस्टेंस कितनी है बताओ आर, प्लस एनर्जी बिकॉज ऑफ पी एट बी क्या हो जाएगा, ये P है और ये B है, तो अब क्या लिखेंगे K माइनस क्यू अपॉन 2R लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन 2R, ऑलराइट। फिर कौन सा कन्फिग्रेशन बन रहा है AB, तो AB में क्या करेंगे K Q माइनस क्यू अपॉन R, तो क्या हो जाएगा K Q माइनस क्यू अपॉन में क्या बताओ R, और यही तुम्हें जीरो दे रखा है क्वेश्चन में। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही कह रहा है कि जो एनर्जी है वो जीरो है, तो जीरो है तो मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया, और तुमसे रेशियो पूछ रहा है Q इज टू Q का। तो एक बात बताओ, यहां से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, K कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नीचे देखो R कॉमन मिल रहा है डिनोमिनेटर में, और तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो चलो ले लो कॉमन, क्या क्या मिल रहा है K अपॉन R, ठीक है। सब में स्मॉल क्यू भी तो है, स्मॉल क्यू भी कॉमन मिल रहा है, तो स्मॉल क्यू भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा बताओ माइनस क्यू, फिर क्या बचा, ये माइनस प्लस हो चुके होंगे, तो बीच में तो आएगा प्लस, और एक क्यू आपने कॉमन लिया है बट साइन तो कॉमन नहीं लिया ना, आपने तो सिर्फ चार्ज कॉमन लिया है, तो मैंने सिर्फ चार्ज कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा एक क्यू बचेगा, फिर बताओ प्लस, क्यू कॉमन लिया तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, और क्या बचेगा यहां पे, यही होगा माइनस का क्यू बचेगा, क्यू आपने बाहर ले लिया, इक्वल्स टू क्या बताओ जीरो। बताओ मुझे, रुको पेज ऐड कर लेता हूं मैं एक, अगर यहां पे दिख रहा होगा तो क्या सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा -2Q और ये हो जाएगा +Q, ये पूरी वैल्यू तो वहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा क्या, मुझे मिला -2Q + Q इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से रेशियो मुझे निकालना था ना, रेशियो, तो रेशियो क्या आ जाएगा, -2Q को उधर भेज दो, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो क्या आया 1:2, क्या आया 1:2, आया समझ, मजा आया। तो यहां पे हमने कौन सा क्वेश्चन सीखा, पोटेंशियल एनर्जी का। सबसे इंपॉर्टेंट बस इतना है कि कॉन्फ़िगरेशन देख लिया करो, पी ए, पी बी और फिर ए बी, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर दूर थे, ठीक है सर। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। मतलब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लो पहले चार्ज 10 सेंटीमीटर पे थे, अब उनको रिड्यूस करके तुमने 5 सेंटीमीटर पे कर दिया, तो ये करने में कुछ वर्क डन लगा होगा, यही तुम्हें बताना है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन सर क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पे देखो ये भी पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है। जब तुम इनको पास करना चाहोगे तो एक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा यहाँ पे, और जब फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। सही बात है। चलो देखो, तो चार्जेस क्या क्या है बताओ। 0.2 माइक्रोकुलम, और यहां पे क्या है 0.01 माइक्रोकुलम। दो चार्जेस थे आपके पास ऐसा ही और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? इनके बीच की डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर। कितना बताओ? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी इनके बीच की, ठीक है सर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम एक काम किया करो, बस एक प्रिंसिपल लगाओ, एक प्रिंसिपल क्या, जो वर्क डन होगा ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब पहले एनर्जी कितनी थी वो निकाल लो, 10 सेंटीमीटर पे एनर्जी कितनी थी वो निकाल लो, और 5 सेंटीमीटर पे जब ला देंगे तब एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लो, और दोनों को माइनस कर दो, यही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डन। चलो, तो मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा। U फाइनल कितना था बताओ? U फाइनल कितना था? K Q1 Q2, यही तो था। तो अभी K Q1 Q2 ही रहना, तो मैं चार्ज की वैल्यू भी नहीं डाल रहा, ठीक है। तो मान लो मैंने Q1 डाला, Q2 डाला, डिस्टेंस कितना था 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -2 माइनस, बाद में मतलब इनिशियली कितना था एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन में क्या बताओ 10 सेंटीमीटर था, 10 का पावर -2, यही तो था। कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन बताओ क्या मिल रहा है? K Q1 Q2 और 10 का पावर -2 कॉमन मिल रहा है, तो सर कॉमन ले लिया जाए। K Q1 Q2 10 टू द पावर -2, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 1/5 माइनस 1/10, 1/5 माइनस 1/10, 10 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो K अब वैल्यू पुट कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू कितनी थी? 0.2 माइक्रोकुलम, तो माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट करोगे 10 का पावर -6, और Q2 कितना था? 0.01, ओके 0.01 माइक्रोकुलम, तो कुलम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। नीचे 10 का पावर -2, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 10, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 1। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? ये सॉल्व करने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा ना वही तुम्हारा वर्क डन होगा, और ये किस में आएगा बताओ? ये आएगा जूल में। किस में आएगा? जूल में। तो 10 सेंटीमीटर पे क्या एनर्जी थी वो निकाल लेंगे, 5 सेंटीमीटर पे क्या एनर्जी थी वो निकाल लेंगे, और उनको डिफरेंट माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कई सारे चार्जेस बिखरे हुए हैं, इधर उधर सौर मंडल में घूम रहे हैं, और उनको पकड़ के एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर शेप में लाना है, या फिर ट्राइंगल शेप में लाना है, तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं। अगर वो बिखरे हुए थे तो उस केस में तो एनर्जी जीरो थी, जब उनको ला दोगे एक पर्टिकुलर स्क्वायर के शेप में, तो उस स्क्वायर अरेंजमेंट की जो एनर्जी होगी ना वही वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि u इनफिनिट इज जीरो, u इनफिनिट इज व्हाट? जीरो, और उस स्क्वायर की एनर्जी निकाल लो, स्क्वायर की एनर्जी फाइनल है, फाइनल माइनस जीरो इज व्हाट? जीरो, तो वो भी वर्क डन हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड -Q2, ठीक है सर, r डिस्टेंस दूर है, ओके। कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज Q3, तीसरा चार्ज Q3 तुम्हें डालना है उनके बीच में, मिड पॉइंट पे डालना है ना, मिड पॉइंट पे। तो मतलब एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है क्या बताओ? माइनस का Q2, और ये प्लस का Q1, ठीक है सर। अगर ऐसा है तो ये मान लेता हूं मैं r डिस्टेंस दूर है, इनके मिड पॉइंट पे तुम्हें एक चार्ज इंट्रोड्यूस करना है जो कि है Q3। क्या है बताओ? Q3। मिड पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा r/2,
और ये हो जाएगा r/2। ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे क्या बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एक चार्ज रिड्यूस करना है और मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन बताना है। वर्क डन, यहां देखो दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट एनर्जी का है, मतलब अगर ये चार्ज नहीं होता तो एनर्जी कितनी है वो निकाल लो इस सिस्टम की, k q1 q2 बाई r। और ये चार्ज जब आ जा रहा है तब एनर्जी कितनी होगी, तो पेयर क्या बनेगा, इसका इसका, ये फाइनल एनर्जी होगी। और उसको घटा देंगे किससे, इनिशियल वाले से। एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग एक शॉर्ट तरीका निकालते हैं। जब ये चार्ज पहले यहां पे नहीं था तो यहां पे पोटेंशियल कितना था ये निकाल लो। ठीक है, तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। तो पोटेंशियल एट A बिकॉज ऑफ P कितना था। अच्छा ये छोड़ो ना, मुझे बताओ P A पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, P की वजह से और B की वजह से। तो P लिख दिया मैंने, और B क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ B एट A। ये तुम्हारा क्या आएगा, पोटेंशियल एट A। मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इनका सम टोटल पोटेंशियल होगा ए पे, है ना। बट सर ये क्यों निकाल रहे हैं आप, मैं कहा देखो एक बात बताओ, मुझे पता है वर्क डन जो होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये होता है ना। तो अगर मुझे वर्क डन वाकई में निकालना है तो क्या मैं पहले यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लूं और फिर उसे Q3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, एपी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के, चार्ज क्या है Q1, पी पे चार्ज क्या है Q1, और डिस्टेंस क्या है r/2, प्लस बी पे चार्ज क्या है Q2, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी तो हम लोग साइन लेंगे, डिस्टेंस क्या होगी बताओ, r/2। ये टोटल पोटेंशियल आया, ये क्या आया, V एट A। क्या इनको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है K अपॉन r/2, अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा Q1 माइनस Q2, ये तुम्हारा आया पोटेंशियल बिकॉज ऑफ A। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आया, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ A। ठीक, ये पोटेंशियल आ गया और तुमसे वर्क डन पूछ रहा था, तो वर्क डन क्या होगा, A पे पोटेंशियल कितना है ये बता दो, और चार्ज A पे कितना रखने वाले हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो A पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, क्या ये बताओ, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2K बाई R, Q1 माइनस Q2, और A पे चार्ज क्या रख रहे थे हम लोग, Q3। दिस विल बी आवर आंसर, और ये हमारा वर्क डन हो गया। मैं एक बार इसे क्विक रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्विक रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या क्या इसमें करना था हमें, हमें बोला था कि बीच में एक चार्ज रखना है तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा। तो मैंने कहा P की वजह से A पे पोटेंशियल देख लो, B की वजह से A पे पोटेंशियल देख लो, टोटल पोटेंशियल निकालो पहले कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है एक्चुअली में। और अगर तुम्हें वर्क डन वाकई में निकालना है तो वर्क डन जो होता है वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अगर मैं A पे पोटेंशियल निकाल लूंगा और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो मैंने वही तो किया, मैंने पहले क्या निकाला, मैंने पहले पोटेंशियल निकाला V एट A, और फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। कितना आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वही जो मैं बता रहा था कि ट्रायंगल पे आ सकता है, स्क्वायर पे आ सकता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 3 पॉइंट चार्ज है, अरेंज है कैसे, क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, सारे स्मॉल क्यू ऐसे अरेंज है, सब ए डिस्टेंस दूर है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है सर, व्हाट इज देयर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चार्ज की वैल्यू सब बराबर है और ए की वैल्यू भी बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट्स के नाम देने हैं, ए बी सी, दे दिया मैंने नाम। अब फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया था, स्ट्रेट लाइन में कन्फिगरेशन सिखाया था, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, वही कन्फिगरेशन की तकनीक यहां भी लगानी है। कैसे, पेयर क्या बनेगा, ए और बी का पेयर बनेगा, इसका एनर्जी, इनका एनर्जी और इनका एनर्जी, 3 कन्फिगरेशन पॉसिबल है यहां भी। इमेजिन कर लो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होते तो ऐसे ही तो करते, है ना। अगर ये ट्रायंगल को मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं तब भी 3 कन्फिगरेशन आ रहा था, और ट्रायंगल बना दिया तब भी 3 कन्फिगरेशन आ रहा है कि नहीं।
तो एक बात बताओ, टोटल एनर्जी जो होगी U टोटल, वो क्या होगा? एनर्जी बिकॉज ऑफ ए बी, एनर्जी बिकॉज ऑफ बी सी, एनर्जी बिकॉज ऑफ सी ए, यही तो होगा। सारे चार्जेस सेम है, सारे डिस्टेंस सेम है, सारे साइन सेम है, तो क्या ये सारी एनर्जी सेम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, 3 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 बाई आर। Q1 क्या था भाई? Q था। Q2 भी क्या था? Q था। R क्या था? 10 सेंटीमीटर था। चलो अभी अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं ना, तो अभी उसको R ही रहने दो। R की जगह पे A है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? A। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 3 K की वैल्यू 9 10 का पावर 9, क्यू स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 10 का पावर -4 का स्क्वायर, तो 10 का पावर -8 अपॉन ए क्या है बताओ? ए इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लोगे और इतनी ही जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी। होप सो ये समझ में आ रहा हो। एक एग्जांपल में स्क्वायर का ही बता दूं, ताकि अगर स्क्वायर में आ जाए तो वो भी कर लो। देखो मैं ऐसे रैंडम एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ खुद से ही, ओके, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। होप सो आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखो यहाँ पे मान लो ये स्क्वायर है, ए ए ए ए, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। डायगोनल की लेंथ हम जानते हैं √2a होती है, तो ले लिया मैंने √2a ये भी और √2a ये भी। ठीक है, मान लो यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज। मान लो तुम्हें कह दिया यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3 और यहाँ पे चार्ज है Q, और इस पूरे सिस्टम के वजह से तुम्हें एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है? एनर्जी। अब पता क्या करोगे तुम? यहां भी कन्फिग्रेशन बताओगे। कैसे कन्फिग्रेशन लगाओगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या करोगे, देखो एक कन्फिग्रेशन ये पॉसिबल है, ओके, एक कन्फिग्रेशन ये पॉसिबल है, एक कन्फिग्रेशन ये पॉसिबल है, एक कन्फिग्रेशन ये पॉसिबल है, ये 4 हो गए, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ है, देखो एक डायगोनल का भी पॉसिबल है, इनका इनका, और एक इनका इनका भी पॉसिबल है। तो कितने आएंगे बताओ स्क्वायर में? 6 कन्फिग्रेशन, 6, है ना? तो इसका 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 इसका, ठीक है? तो अभी जो एनर्जी आएगी वो इन 6 चार्जेस की वजह से आएगी। ओके, तो कर लोगे आंसर, सॉल्व कर लोगे? तो ऐसे स्क्वायर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? अब हम लोग कहां पे आ गए बताओ? कैपेसिटर पे। कहां पे? कैपेसिटर। कैपेसिटर आप लोग को पता होगा, एक ऐसी डिवाइस जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना, है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन भी किया है तुम लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट A/d, ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है कि नहीं? तो उसी पे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है? एनर्जी से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग आगे कैपेसिटेंस से, मैंने टॉपिक वाइज ही डाला है ताकि तुम लोग को रिवाइज करने में भी आसानी हो, रैंडम डालने का कोई सेंस नहीं है। कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखने से बड़ा लग रहा है बट देखो है बहुत आसान। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। जो कैपेसिटेंस होता है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, Q/V होता है, ठीक है? बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जी, जो कैपेसिटेंस होता है ना वो चार्ज पे भी नहीं डिपेंड करता और पोटेंशियल भी नहीं डिपेंड करता। भले तुम्हें फॉर्मूले में दिख रहा हो कि चार्ज भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन फिर भी कैपेसिटेंस ना चार्ज पे करेगा ना पोटेंशियल पे करेगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने कहा देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो, ये हर बार मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक ग्लास है, ठीक है? मान लो उसमें 250 ml वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, 250 ml, है ना? यानी 1/4 ऑफ अ लीटर। तो अगर 250 ml वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है और मैं उसमें सिर्फ 100 ml डालूं, कितना डालूं? 100 ml, तो क्या 100 ml उसी कैपेसिटी हो गई? नहीं भाई, तुम कितना चार्ज डाल रहे हो उससे क्या मतलब है कि नहीं? वो तो 250 ml होल्ड कर सकता है ना, तो उसकी कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस तो फिक्स है कि नहीं? सेम चीज कैपेसिटर के साथ भी होता है, यानी कैपेसिटर की चार्ज करने की जो कैपेसिटी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, है ना? वो इंडिपेंडेंट रहेगी, तुम कितने चार्जेस उसमें ऐड कर रहे हो कितने नहीं ऐड कर रहे हो। क्लियर है? तो आज से याद रखना।
तो किसी भी सूरत में कैपेसिटेंस ऐसे नहीं बदलता है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तब बदल सकता है, और वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। एक कैपेसिटर है अननोन कैपेसिटेंस का, मतलब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो क्या मैं सी मान लूं अभी के लिए उसको? ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया V वोल्ट। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने लगता है वो। ठीक है, कह रहा है तो वो जो चार्ज है वो कितने का? 120 माइक्रोकुलम का स्टोर हो गया उसमें। कितना स्टोर हो गया? 120 माइक्रोकुलम का। यानी इनिशियली चार्ज कितना स्टोर हो गया उसमें? 120 माइक्रोकुलम। कुलम में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है जब पोटेंशियल कैपेसिटर का रिड्यूस किया गया 40 वोल्ट से। अच्छा, रिड्यूस कर दिया गया, बिल्कुल। तो ये बताओ, क्या कैपेसिटेंस जब 40 वोल्ट से रिड्यूस हुआ तो अब पोटेंशियल क्या हो गया होगा? कैपेसिटेंस नहीं, सॉरी, पोटेंशियल 40 वोल्ट से रिड्यूस हुआ तो अब पोटेंशियल क्या हो गया? V माइनस 40। बिल्कुल सर सी में कुछ हुआ होगा? नहीं, अभी मैंने बताया सी तो कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, तो जो चार्ज स्टोर हुआ उसमें वो 40 माइक्रोकुलम हो गया। अच्छा, यानी 20 माइक्रोकुलम से चार्ज हट के कितना हो गया? 40 माइक्रोकुलम। ठीक है, कैलकुलेट V एंड अननोन कैपेसिटेंस, व्हाट वुड हैव बीन। अब ये तो आगे क्वेश्चन है, ये भी बाद में देखेंगे, पहले यहां तक देखो। पहले हमें V निकालना है और कैपेसिटेंस निकालना है। मुझे एक बात बताओ, जब पोटेंशियल घटा तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं पड़ा होगा, है ना? ये तो हम लोग समझ चुके हैं। तो C इनिशियल और C फाइनल, क्या ये दोनों सेम रहे होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम रहे होंगे। C इनिशियल क्या रहा होगा? Q इनिशियल अपॉन V इनिशियल। हाँ, C फाइनल क्या रहा होगा? Q फाइनल अपॉन V फाइनल। बिल्कुल। बताओ, Q इनिशियल की वैल्यू क्या है? इनिशियली चार्ज कितना था? 120 माइक्रोकुलम, तो पुट कर लो 120 माइक्रोकुलम। V इनिशियल कितना था? V मुझे नहीं पता ना V कितना था। Q फाइनल कितना हो गया था? 40 माइक्रोकुलम, है ना? और V फाइनल कितना हो गया था? V माइनस 40। 40 वोल्ट से पोटेंशियल घट गया था, तभी तो चार्ज स्टोर हुआ था। दिख रहा है ना, ये हमारा V फाइनल है और ये हमारा क्या है? Q फाइनल है। क्लियर है ये बात? ओके। क्या करना है? देखो, माइक्रोकुलम से माइक्रोकुलम खत्म, तो कन्वर्ट करने में कोई लॉजिक नहीं था। 40 है ना, तो 40 का 1 टाइम्स और 40 का कितना हो जाएगा ये बताओ? 3 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 3V माइनस 120 इक्वल्स टू V। तो यहां से आंसर क्या आया? V की वैल्यू क्या निकल के आई बताओ? यहां से V की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2V इक्वल्स टू 120, मतलब V इक्वल्स टू 60 वोल्ट। था ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन? V कितना आ गया बताओ? 60 वोल्ट आ गया। बिल्कुल सही बात। कितना आसान एक कॉन्सेप्ट लगाया हमने बस, कि कैपेसिटेंस सेम होता है, और वहां से झट से आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है अननोन कैपेसिटेंस ही बता दो लगे हाथ। बता देंगे, क्या दिक्कत है? मुझे यहाँ का चार्ज पता है, मुझे V पता चल गया, तो क्या मुझे C नहीं पता चल जाएगा? एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो अगर मुझे C पूछेगा तो C की वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं बखूबी, Q बाई V। इनिशियली चार्ज कितना था? 120 माइक्रोकुलम था, और पोटेंशियल अभी निकाला हमने 60। तो एक बात बताओ, ये सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। आपने इसको कन्वर्ट तो नहीं किया ना? जब इसको आपने कन्वर्ट नहीं किया तो ये माइक्रो जो है प्रीफिक्स, ये ऐसे ही लगा रहेगा। और कैपेसिटेंस की यूनिट हम जानते हैं फैरेड होती है। तो हमारा आंसर क्या आया बताइए? 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? एक पेज ऐड कर लेता हूं क्योंकि उस क्वेश्चन का एक और पार्ट बचा है। फिर ये कह रहा है what would have been the charge in the capacitor if the voltage increased by 40 वोल्ट। मतलब वोल्टेज अगर 40 वोल्ट से बढ़ जाता तब उसमें चार्ज कितना होता? बहुत ही आसान सा सवाल भाई। पहले वोल्टेज था 60 वोल्ट। अगर पहले वोल्टेज 60 वोल्ट था वाकई में, और ये कितने से इंक्रीज करने की बात कर रहा है? 40 वोल्ट, आई गेस 40 था ना? हाँ, 40 वोल्ट। तो हमारा V फाइनल कितना निकल के आया? V फाइनल हो गया आपका कितना? 100 वोल्ट। और तुमसे Q फाइनल पूछा है, तो इसी पेज में हो जाएगा। Q फाइनल क्या होता है? C इंटू V। भाई चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? CV। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C इंटू V। तो अगर चार्ज का फॉर्मूला C इंटू V होता है
तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, सी कितना था, सी हमने निकाला 2 माइक्रोफैरेड, वी हमें बढ़ के कितना हो गया 100 वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया बताओ 200 माइक्रो कूलम। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है, चला जाए आगे। ठीक, अभी और क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं हमारे। अभी आई गेस 1 घंटा होने वाला है, हाँ 1 घंटा होने वाला है इस लेक्चर को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब हम लोग आगे नेट कैपेसिटेंस पे धीरे धीरे हम लोग गियर शिफ्ट कर रहे हैं। कह रहा है ईच ऑफ द अनचार्ज कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरेड। मतलब इसका 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 जो कैपेसिटेंस है ये 25 माइक्रोफैरेड है। ठीक है सर, बैटरी कितनी लगी हुई है 4200 वोल्ट की। जो ये स्विच है, ठीक है, स्विच क्लोज होगा तो ये सारे कैपेसिटर चार्ज उठाना शुरू करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम, मतलब इस मीटर एम से कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज बताने के लिए यहां पहले कैपेसिटेंस बताना पड़ेगा, और साफ दिख रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं ना, रेजिस्टेंस में जो करते थे उसका उल्टा। तो C प्लस सी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ C, और C की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 75 माइक्रोफैरेड। ये C पैरेलल आ गया। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछ रहा है चार्ज। तो चार्ज अगर मुझे बताना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CV, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो चार्ज इक्वल्स टू CV। तो C कितना है बताइए 75 माइक्रोफैरेड, और V कितना था 4200। अब चूंकि माइक्रो को मैंने कन्वर्ट नहीं किया तो ये आंसर किस में आएगा बताओ, माइक्रो कूलम में आएगा। आसान सा क्वेश्चन एकदम। ठीक, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट, मतलब फिर से चार्ज बताना है बिल्कुल, बट ये कुछ सर्किट तुम्हें थोड़ा सा अडंगा लग रहा होगा। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, मान लो ये अगर हमारी बैटरी है पॉजिटिव सेल, ये नेगेटिव सेल, इनके प्लेट दोनों के कॉमन प्लेट्स पॉजिटिव से कनेक्ट हो, दोनों के कॉमन प्लेट्स नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कहते हैं, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को। यहां पे चार्ज कुछ और जाएगा, यहां पे चार्ज कुछ और जाएगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल सेम होगा दोनों में। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल में कहते हैं। एक बात बताओ, अगर यहां ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो क्या है, ये 10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है। बताओ 5 माइक्रोफैरेड का एक प्लेट क्या 10 वोल्ट से कनेक्ट है, प्लस से, बिल्कुल। और इस वाले का भी देखो, ध्यान से देखना, इस वाले का भी जो प्लस वाला टर्मिनल है ये इसके प्लस वाले से कनेक्ट है। हाँ, तो क्या मैं ये सर्किट ऐसे बना सकता हूँ, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं करता। मतलब अगर ये हमारी सेल है 10 वोल्ट की, बैटरी बैटरी बोलता रहता हूँ मैं, ठीक है, तो 10 वोल्ट जो पॉजिटिव प्लेट है उससे कितने सेल्स, इसका एक कैपेसिटर कनेक्ट है और इसका भी कनेक्ट है, दोनों का पॉजिटिव कनेक्ट है। तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। नेगेटिव की सर क्या बात करें, देखो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये वाला नेगेटिव इस पॉइंट से कनेक्ट है, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट है, तो मतलब बेसिकली इनके नेगेटिव्स भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है। और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछा है ना, चार्ज तो कितना आसान है भाई, एक कैपेसिटेंस हमारा कितने का था 5 माइक्रोफैरेड का था, और एक कितने का था 6 का था। तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या हो जाएगा, सी पैरेलल, डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 6 और 5 11 माइक्रोफैरेड, और चार्ज बच्चों क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है C इंटू वी, हाँ बिल्कुल। और चार्ज कितना है, C कितना है 11 और V कितना है 10, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई बताओ 110 माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने माइक्रो को कन्वर्ट नहीं किया था। आया समझ, आगे चले। तो ऐसे तुम्हें पहचानना पड़ेगा ना कि हाँ सर इसका पॉजिटिव इससे कनेक्ट है और ये वाला पॉजिटिव भी इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है। ऐसा कैसे होता है, पैरेलल में होता है,
सीरीज में तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें एक पॉसिबिलिटी दिखाऊं, सीरीज में कैसे होगा बताओ? ऐसे होगा ना सीरीज में। ये हमारे कैपेसिटेंस है, तो अगर ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट है, बट क्या इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है ना। तो सीरीज में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पैरेलल में पॉजिटिव वाली प्लेट्स पॉजिटिव से कनेक्ट होंगी, नेगेटिव वाली नेगेटिव से, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर सेट ऑफ अरेंजमेंट फॉलो होता है, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन फिर से। क्या कह रहा है देखो, अब ये तो इसमें तो और नहीं समझ में आता है सर कि इसमें हम लोग करें क्या। इसमें तो और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या, ये तो अजीब से कुछ वायर वायर जोड़ दिया है। तो उसके पहले तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या? ये देखो ए पॉइंट पे देखो, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। ओके, इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, ये ए पॉइंट है। हाँ, यहां से तुमने एक वायर को जोड़ा, छिला वायर को, और यहां पे ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, और फिर उठा के यहां पे ज्वाइन कर दिया। जब वायर्स के बीच में कोई भी डिवाइस नहीं लगा, या फिर यूं कहा जाए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। आई बात समझ? मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा बताओ? ए। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अब यहां बताओ ये बी है, तो ये बी भी देखो डायरेक्टली कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट भी बी। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी मैंने क्या लिख दिया बताओ? बी। ओके, तो पॉइंट्स बेसिकली है कि हमारे पास एक्स है, ए है, बी है और वाई है, यही तो है। अच्छा एक बात और समझो, ए से कौन कौन कनेक्ट है? ए से ये वाला प्लेट कनेक्ट है इसका, और इस वाले का ये वाला कनेक्ट है। देखो ध्यान से, ए पॉइंट से एक कैपेसिटर का ये प्लेट और इसका ये प्लेट कनेक्ट है, और बी से इसी वाले का एक प्लेट, इसी वाले का एक प्लेट, ऐसा ही तो कनेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट्स मान लूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है? वाई, और इसके स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट था? एक्स। ऐसे तो था। तो मैं अगर तुमसे पूछूं ए से कितने कैपेसिटर कनेक्ट है बेटा बताओ, तुम क्या बोलोगे? सर ये देखिए एक ये कनेक्ट हो गया, सर ये देखिए एक ये कनेक्ट हो गया, और सर ये देखिए एक ये भी कनेक्ट हो गया। मतलब 3 कैपेसिटर कनेक्ट है ए से। तो बना लो 3 कैपेसिटर। कैसे बनाओगे? 1 2 3, ऐसे ही तो बनाओगे। बिल्कुल सही बात है सर। कौन कौन से कैपेसिटर हैं? 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड। एग्जैक्टली। फिर बी और वाई में क्या बच गया? 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, अच्छा एक बार चेक कर लो, बी से भी 3 कनेक्ट है, देखो कैसे। ये बी है, तो ये 3 वाला कनेक्ट है, 2 वाला कनेक्ट है, देखो यहाँ पे। और ये भी तो बी है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, बट बीच में 3 कनेक्ट है बी से, और एक बी और वाई के बीच में कनेक्ट है। इसको भी इसमें मत घुसा देना। ये तो जो कैपेसिटर है ये बी से तो कनेक्ट है, बट ये ए से कनेक्ट नहीं है। और अगर ये ए से कनेक्ट नहीं है तो ये ए और बी के बीच में नहीं आ सकता। ये किसके बीच में आएगा? बी और वाई के बीच में आएगा। ये थोड़ा सावधान रहना ऐसा करने में, ठीक है। थोड़ी कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। और ये कितना है बताओ? 10 माइक्रोफेरेड। एक्स और ए में तो कुछ है नहीं, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया। जूम आउट कर लेते हैं वापस से, ठीक है। कितने आसानी से सिंप्लीफाई हो गया सर्किट हमारा, है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, और इनका कॉम्बिनेशन के साथ कैसे? सीरीज में। तो जब मैं सी पैरेलल निकालने जाऊंगा, सी पैरेलल, तो तीनों को जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 माइक्रोफेरेड। ये सी पैरेलल आ गया इन तीनों को जोड़ने पे। अब लिखोगे सी नेट। सी नेट क्या होगा? ये सीरीज में और ये इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में। दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है? C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ये सिमिलर है तो इनके लिए अलग फॉर्मूला भी होता है, बट ठीक है इसी से काम चलाएंगे अभी हम लोग। तो 10 इंटू का 10, एक केस सिमिलर के लिए अलग भी आता है, बट कोई बात नहीं। दो कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। 100 अपॉन 20, 100 अपॉन 20 क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड विल बी आवर आंसर। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
फिर से मैंने देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिया ताकि तुम लोग एक और प्रैक्टिस कर लो। अब देखो एक गुरु मंत्र दें, देखो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और बीच में बचा 10। व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हो? जानते होगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये पता है क्या बना रहा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है। जब भी 5 का पेयर आए थोड़ा रेशियो चेक कर लेना एक बार, रेशियो कि रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज में लिख देता हूं थोड़ा सा, तुमने क्या पढ़ा था, P/Q इक्वल्स टू R/S। अगर ऐसा होता है तो ये बीच वाला जो होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। रेजिस्टेंस से कैसे पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। सर तो विषय करेंगे, ये बच जाएगा। देखो कैसे, पहले इसको बना के दिखाता हूं मैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। देखो कौन कौन से पॉइंट्स है, ए। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताऊं, यहाँ पे ए है तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि यहाँ भी ए हो जाएगा, बट वो मैंने तब सिखाया था जब वायर डायरेक्टली कनेक्ट हो। इस बार बीच में कैपेसिटर है तो ये पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट ए नहीं हो सकता। ओके, समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना कि वो वायर डायरेक्टली कनेक्ट है कि कैसे कनेक्ट है। उसी केस में हम लोग वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये नहीं कि बीच में डिवाइस है तब भी लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। चला जाए आगे, देखो तो ये बताओ, ये 5 है, ये 5 है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता कैसे है? व्हीटस्टोन देखो कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा ऐसे व्हीटस्टोन बन गया है ना, जहां पे ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और बीच में 10 है। और पॉइंट्स का नाम क्या है बताओ? पॉइंट्स का नाम है, ये पॉइंट्स का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है और फिर इसके बाद एक और कैपेसिटर है ना, और इस पॉइंट का नाम क्या है बताओ? वाई। और इससे कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफैरेड। तो इसको भूलना नहीं है ना। जब भी ऐसा होगा तो देखो इनका इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम आ रहा है 1:1 का, तो इसमें करंट नहीं जाएगी। अगर इसमें करंट नहीं जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको रब कर दूं यहां से? बिल्कुल कर सकता हूं मैं रब, कोई मतलब नहीं है। तुम लोग रब मत करना, कर भी नहीं पाओगे। एक नया नया सर्किट डायग्राम बनाना ना कुछ ऐसा, तो ऐसा हो गया। तो सर्किट किस में रिड्यूस हो गई? ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में और ये इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो मुझे बताओ ये सीरीज, ये सीरीज, तो इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल और फिर ये सीरीज, ऐसे ही निकालेंगे वैल्यू हम लोग। बताओ 5 और 5 अगर ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 इंटू 5, अरे पैरेलल सीरीज है ना, हाँ ठीक सही है। 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 यानी 25 अपॉन 10 यानी कि 2.5। कितना आया? 2.5। तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया? 2.5। सिमिलरली ये भी क्या निकल के आएंगे? 2.5। ये 2.5 आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल में ऐड हुए कितना हो जाएगा? 5। 2.5 और 2.5 ऐड करोगे ना पैरेलल के लिए तो 5 हो जाएगा। तो हमारा ए और बी की जगह पे क्या आ गया? 5। ये ए है, ये बी है और बी और वाई के बीच में एक और बैठा ही हुआ था 10 का, 10 5। ये सीरीज में तो फिर से क्या लगा देंगे हम लोग? 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 सीरीज में है तो 50 अपॉन में 15 यानी कि 10/3। सही किया मैंने, 10/3, हाँ, यानी कि 3.33 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या है बताओ? नेट कैपेसिटेंस। बात समझ में आई? तो जब भी आपको 5 के पेयर में मिलेगा तो थोड़ा सा अलर्ट होकर चेक कर लेना कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन होमवर्क ये तुम लोग खुद से करना, सिमिलर पैटर्न पे है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस क्या है। देखो ये P और ये S दिखा है ना, बट यहाँ तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, ये तुम्हें यहाँ P दिख रहा है, ये S दिख रहा है ना, बट एक्चुअली में दोनों ही P है। दोनों ही क्या है? P है। कैसे? यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है नहीं, तो ये P तो ये भी P। सिमिलरली ये T तो ये भी क्या बताओ? T है ना। तो P से कितने कनेक्ट है? P से ये कनेक्ट है, ओके, बट ये P और A के बीच में है। P से ये भी कनेक्ट है, P से ये भी कनेक्ट है, P से ये भी कनेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करना है इसको जरूर और बताना आंसर कितना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये देखो क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं 12 पिकोफैरेड के, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं 12 पिकोफैरेड के तो मैं लिख लेता हूं कैपेसिटेंस कितना है 12 पिकोफैरेड। सीरीज में कनेक्ट है 50 वोल्ट की बैटरी से। सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, ऐसे ही तो होंगे, ये हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। कितने की बैटरी से बताओ, 50 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच एनर्जी। अब हम लोग किस पे आ गए, एनर्जी पे आ गए। अभी नेट कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया हमने, अब एनर्जी पे आ गए। स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। देखो एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तुम्हें पता होगा फिर भी। क्यू स्क्वायर बाई 2c ये एनर्जी होती है। एक एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है एनर्जी हाफ क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूला बताओ किसके हैं, बताओ एनर्जी के हैं। मतलब कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर करता है तो वो एनर्जी भी स्टोर करता है, और वो एनर्जी कितनी है वो इन तीनों फॉर्मूले से जस्टिफाई होती है, ठीक है। मुझे कॉम्बिनेशन का एनर्जी पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, अगर मैं नेट कैपेसिटेंस निकाल लूं यानी सी निकाल लूं, ये 1/cv² क्यों लिखा है मैंने, हाफ सी वी स्क्वायर ना, क्या होगा बताओ, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं ये नेट कैपेसिटेंस निकाल लूं और यहां पुट कर दूं कि मेरे पास v तो है ही पोटेंशियल, और यहां पुट कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक बात बताओ, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो सी नेट कितना आ जाएगा, सी नेट अगर निकालो तो 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 यानी 144, या 12 कॉमन ले काट भी सकते हो, और नीचे क्या आ जाएगा 24, और ये 24 का 6 टाइम्स होता है, तो 6 माइक्रोफेरेड हमारा क्या आ गया, सी नेट आ गया। ये सी नेट आ गई वैल्यू। एनर्जी पूछा है ना, तो एनर्जी इन सीरीज पूछ रहा है तुमसे। एनर्जी इन सीरीज फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, ये लगा दो, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी है तो यहाँ पे सी एस लिख लेना ताकि सीरीज की बात हो। तो कितना है 6, बट माइक्रोफेरेड में है तो कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितना था बताओ, पोटेंशियल कितना था इसमें 50 वोल्ट, पोटेंशियल कितना था 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। इसको सॉल्व कर लो, इतनी ही जूल तुम्हारी क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। फिर क्या पूछता है, इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी तो कितनी एनर्जी आ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट तो है क्या, अच्छा ये एक क्वेश्चन और था, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। तो यहाँ पे लगे हाथ चार्ज भी निकाल लेते हैं ना, इस सीरीज में चार्ज कितना आ रहा है वो भी निकाल ही लेते हैं। चलो Q सीरीज, Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, तो CS इंटू वी। CS कितना था 6 माइक्रोफेरेड, V कितना था 50, तो ये कितना हो जाएगा 300 माइक्रोकूलम, ठीक। तो हाफ इंटू क्यू इंटू वी भी एनर्जी निकाल सकते हो ना, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ रहा है। एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो इसमें, हाफ क्यू वी। क्यू तुम्हारे पास है 300 है ना, और v तुम्हारे पास है 50, तो ये सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दिस, बट अगेन फॉर्मूला दोनों से आता है। फिर ये कह रहा था उसके बाद तुम्हें कह रहा है कि अगर इनको हम लोग पैरेलल में लगा दें सेम बैटरी से तब कितनी एनर्जी आएगी। तो ठीक है, अगर पैरेलल में लगाओगे, नेक्स्ट केस भी देख ही लेते हैं, हालांकि आसान है तो समझ चुके होगे तुम लोग। पैरेलल में लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, और क्या होगा, क्या ही बदल जाएगा पैरेलल में लगा दोगे तो, कॉम्बिनेशन बदलेगा और तो कुछ बदलेगा नहीं। यहाँ पे सी नेट क्या आएगा, डायरेक्टली ऐड करके आएगा, तो सी नेट क्या कितना था, सी 12 था, तो 12 और 12, अच्छा एक बात, एक गलती हो गई मुझसे, ये पीको फैरेड है, ये किसमें बताओ, पीको फैरेड है ना, तो इसको फैरेड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आंसर आया सी नेट, एक्चुअली ये माइक्रो फैरेड में नहीं है, ये किस में आया है बताओ, पीको फैरेड में आया है। ओके, तो पीको के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। होप तो समझ में आया हो। अब आगे आ जाओ, सी नेट निकालना है, तो 12 और 12 पैरेलल में है आपस में, तो कितना हो जाएगा 12 और 12 24 पीको फैरेड। एनर्जी पूछ रहा है तो चार्ज भी तो पूछा है, तो पहले चार्ज भी निकाल लेते हैं। क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, सी पैरेलल इंटू वी,
सी पैरेलल कितना था 24 और V कितना था 50, चूंकि ये पिको में था 24 का 5 टाइम्स करोगे कितना आएगा 120, तो 1200 पिको कूलम आ जाएगा। यहां भी जो हमारा चार्ज आया है ये माइक्रो कूलम में नहीं आएगा, ये किस में आएगा पिको कूलम में। क्लियर? चार्ज आ गया तो फिर से यहाँ एनर्जी कैसे निकाल देंगे हम लोग, एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आ जाएगा, हाफ क्यू पैरेलल इनटू का V। क्यू पैरेलल हमारे पास है, V हमारे पास है 50, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। ओके चला जाएगा। कितने क्वेश्चन बचे अभी, 1 2 3 3 क्वेश्चन और। ओके चलो इनको निपटा देते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन है सब भी। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर भरा हुआ है उसमें, क्या भरा हुआ है एयर, और कैपेसिटेंस कितने का है 8 पिको फैरेड। तो लिख लो C कितना हुआ बताओ 8 पिको फैरेड। ठीक है, सेपरेशन जो है प्लेट का वो हाफ कर दिया गया, कितना कर दिया गया हाफ, मतलब अगर पहले सेपरेशन D था तो बाद में कितना हो गया बताओ D/2 हो गया। ठीक है सर समझ में आ गया, D/2 हो गया। और जो स्पेस है उनके बीच में उसको एक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से भर दिया गया, मतलब पहले एयर था अब क्या हो गया बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सेकंड केस, सेकंड केस से बताना है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो याद करो मैंने बताया था फोर्स, जो नया फोर्स आता है वो 1/k हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k हो जाता है ना, लेकिन कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाता है, कितने टाइम्स k टाइम्स। तो नया कैपेसिटेंस पुराने वाले का k टाइम्स तो हो गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, होप सो पता हो। k की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट a/d, यही रहा होगा। अच्छा अब मुझे को बताओ, तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा था कि डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया है, तो यहां पे D/2 लिखना पड़ेगा हमें, ऐसा है ना। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करो, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, और अंदर क्या आया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में क्या बताओ d, और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की तो वैल्यू 8 पिको फैरेड थी, मतलब इनिशियली जब हमारा एरिया a था, प्लेट एरिया a था, प्लेट सेपरेशन d था, उस केस का जो कैपेसिटेंस था वही तो ये था 8 पिको फैरेड, तो यहां पुट कर सकते हैं। तो नया कैपेसिटेंस जो आया वो 10 टाइम्स ऑफ 8 यानी 80 पिको फैरेड आ गया। क्लियर है? तो जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है k टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे स्विच क्लोज ऑन की बात होती है और हमें वही देखना है। क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, यहाँ पे C1 यहाँ पे C2। ठीक है, दोनों कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ओके 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, 6 वोल्ट से कनेक्ट है, 6 वोल्ट से कनेक्ट है। कह रहा है इनिशियली स्विच क्लोज था, अच्छा मतलब ये स्विच था पहले क्लोज, क्लोज था तो मतलब ये भी कनेक्टेड था ये भी कनेक्टेड था। ठीक है, बाद में क्या किया गया एस को ओपन कर दिया गया, जब एस ओपन हो गया तो ये तो अभी भी कनेक्ट है बट ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया जिससे कांस्टेंट की वैल्यू थी 3 थी, किसमें बताओ दोनों कैपेसिटर्स में। तो कह रहा है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अफेक्ट होगा जब हम लोग स्लैब इंसर्ट कर देंगे। तो पहले बिफोर स्लैब इंसर्शन देख लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्लैब, स्लैब इंसर्ट करने के पहले की बात। पहले बताओ जब ये एस क्लोज था, हमारा स्विच एस क्लोज था, तो ये दोनों पैरेलल में थे, तो सी नेट क्या रहा होगा, सी नेट क्या रहा होगा बताओ, सी नेट, सी नेट की वैल्यू रही होगी, डायरेक्टली ऐड कर देंगे 2 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो चार्ज कितना आया होगा इस केस में, क्यू इनिशियल लिख दूं मैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। चार्ज का फॉर्मूला CV होता है, तो C नेट इंटू V, C कितना था 2 और V कितना था 6, तो कितना हो गया 12 माइक्रो कूलम।
ये हमारा क्या आ गया, चार्ज इनिशियल। तो ये टोटल चार्ज है। तो जब चार्ज यहाँ पहुंचा होगा, मुझे एक बात बताओ, जब चार्ज यहाँ पे पहुंचा होगा तो देखा होगा कि यार ये जंक्शन है, जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इधर इधर दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कैसा हुआ होगा, इक्वली। तो मतलब अगर टोटल चार्ज 12 माइक्रोकूलम है तो दोनों पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, 6 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम दोनों पे। ठीक है, क्योंकि आपसे इसमें कहा था, शायद ईच बोला था, हाउ विल द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ये इनिशियल था, ये क्या था, इनिशियल चार्ज था। अब बाद में बात करते हैं जब स्लैब इंसर्ट कर दिया हम लोग, है ना, मतलब स्लैब इंसर्टेड। जब हमने स्लैब को इंसर्ट कर दिया बेटा, तो मैंने क्या बताया था, दोनों के कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी स्लैब जब इंसर्ट किए। तो बताओ, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी, सी डैश जो था, और के की वैल्यू 3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख लो यहाँ पे, ये देखो 3 है, और सी की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 1 माइक्रोफैरेड। तो दोनों का अलग अलग कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। तो कितना हो गया ये, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये हमारा क्या आया, नया कैपेसिटेंस आ गया, कितना, 3 माइक्रोफैरेड, दोनों का अलग अलग आ गया। एक बात बताओ, जब ये स्विच ओपन हो गया अब, तो ये तो अभी भी कनेक्ट है इससे, मतलब ये तो अभी भी चार्ज स्टोर करेगा। ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये 6 वोल्ट अब पूरा इसी का है, इसका कोई हक नहीं उस पर, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। तो ये पूरा 6 वोल्ट ये यूटिलाइज करेगा। जब ये यूटिलाइज करेगा तो एक बात बताओ, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, यानी कुछ नाम दे C1, तो Q1 क्या आएगा, क्योंकि नया चार्ज है तो Q-1 मान लेते हैं। ठीक है, पेज ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेता हूं मैं। ओके, तो नया चार्ज जो आया वो क्या आया होगा, पोटेंशियल तो 6 वोल्ट है, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो 6 वोल्ट, और कैपेसिटेंस अब कितना हो गया है, 3, तो चार्ज कितना आ गया बेटा, 18 माइक्रोकूलम। कितना आ गया, 18 माइक्रोकूलम। ये चार्ज आ गया Q1 पे, C1 पे। सर C2 पे क्या हुआ होगा, देखो क्या हुआ होगा। अच्छा, पहले पोटेंशियल पे निकाल लिया जाए, Q1 पे, Q1 में पोटेंशियल क्या है, 6 वोल्ट है, और क्या, क्योंकि हमसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। C2 पे क्या होगा, अब चूंकि ये ओपन हो चुका है तो ये कैपेसिटर क्या और चार्ज उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो ये कौन सा चार्ज यूज करेगा, जो पहले ही इसके पास स्टोर था। पहले कितना स्टोर था, 6 माइक्रोकूलम, पहले कितना स्टोर था, 6 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस कितनी हो गई है इसकी, 3 माइक्रोफैरेड। देखो कैपेसिटेंस कितनी हो गई है, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक, बात बताओ, ये जो कैपेसिटेंस है ये C1 और C2 दोनों का है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चार्ज किस पे, सेकंड कैपेसिटर पे क्या होगा, तुम क्या बोलोगे कि सर जो पहले का चार्ज स्टोर था ना, नया वाला चार्ज भी वही होगा, है ना। तो जो पहले चार्ज स्टोर था वही अभी भी होगा, मतलब 6 माइक्रोकूलम होगा इस पे, क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट है नहीं। लेकिन पोटेंशियल चेंज हो चुका होगा। कैसे पोटेंशियल चेंज हो गया होगा, देखो, पोटेंशियल ऑफ सेकंड प्लेट, नया वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, और Q कितना था इस पे, 6 माइक्रोकूलम, और C कितना था, C था 3 माइक्रोफैरेड, है ना। माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, तो कितना आया पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल आ गया 2 वोल्ट। समझ में आया क्वेश्चन, मजा आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे स्विच कभी क्लोज करेगा कभी ओपन करेगा, तुम्हें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अगर ना समझ में आए एक बार बैक करके जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो प्लेट्स हैं एक्स और वाई, 15 वोल्ट से कनेक्ट है। ठीक है, देखो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम एरिया है, सेम सेपरेशन है, मतलब दोनों का जो ए है, बताओ ए, एरिया का मतलब ए भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है। तो एक बात बताओ, सी भी तो सेम हो जाएगा, क्योंकि सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। ठीक है, कह रहा है एक्स हैज अ एयर बिटवीन द प्लेट्स, मतलब एक्स के बीच में एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है लेकिन वाई के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, जिसकी वैल्यू 4 है।
ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे सी एक्स पूछूं तो वो अगर मैं मान लूँ कितना, चलो देखा जाएगा कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है, सी वाई कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सी वाई में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, तो के टाइम्स हो जाएगा। अब पहले कितना था वो देखना है, कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। अच्छा हमें निकालना है सी, तो चलो सी मान लेते हैं, यहां पे भी सी मान लिया मैंने, यहां पे भी सी मान लिया। अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 4 है, कितना है 4, इक्विवेलेंट मतलब सी नेट, कौन से कॉम्बिनेशन है, सीरीज, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्वेश्चन में सी सीरीज दे दिया है, कितना दे दिया है बताओ, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है सर दे दिया है। तो सी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था दो कैपेसिटर जब पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू सी टू अपॉन C1 प्लस C2। हाँ, तो सी एक्स इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी वाई, यही तो होगा सी एस। हाँ, तो सी एस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बताओ, 4 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है ना कॉम्बिनेशन का, तो यहां लिख दिया मैंने 4। सी एक्स की वैल्यू सी और सी वाई की वैल्यू के सी, के की वैल्यू कितनी थी 3, नहीं 4 थी, कितनी थी 4, तो 4 सी अपॉन, नीचे देखो सी एक्स की वैल्यू फिर से सी और सी वाई की वैल्यू कितनी बताओ 4 सी, कितना हो जाएगा ये 4 सी स्क्वायर अपॉन 5 सी, यही तो होगा। फिर क्या होगा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास 4 सी अपॉन में 5, और इसी की वैल्यू 4 है, तो एक बात बताओ, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल, तो सी की वैल्यू निकल के क्या आई 5 माइक्रोफैरेड। मतलब दोनों कैपेसिटर की जो इनिशियली कैपेसिटेंस था वो कितना था 5 माइक्रोफैरेड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सो फार सो गुड। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो एक्स पे देख लो कितना है, वाई पे देख लो कितना है। एक बात बताओ, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है दोनों का, तो पहले चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे सर, देखो चार्ज अगर मुझे निकालना है सीरीज का तो मुझे क्या चाहिए, चार्ज इक्वल्स टू होता है सीवी, क्या होता है सीवी, तो सी एस इंटू वी, सी एस कितना था 4 माइक्रोफेरेड, क्वेश्चन में दिया होता देखो यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड थे कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो 4 मैंने यूज कर लिया, मैं अलग से क्यों निकालूं जब मुझे क्वेश्चन में दे रखा है तो। और V कितने का था, V था 15 वोल्ट, तो चार्ज कितना हुआ 60 माइक्रोकुलम, क्यों माइक्रोकुलम, क्योंकि माइक्रोफेरेड में हमारा था कैपेसिटेंस, तो चार्ज कितना आ गया 60 माइक्रोकुलम, ठीक है, बट पोटेंशियल निकालना है तो कुलम में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 10 का पावर माइनस 6, ये हमारा क्या आएगा बताओ कुलम। अच्छा, मुझे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब वी एक्स पूछा है और वी वाई पूछा है, तो एक बात बताओ, अगर मैं वी एक्स बताऊं तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू होता है सी वी, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू बाई सी, क्या हो जाएगा क्यू बाई सी, चार्ज सीरीज में दोनों में सेम जाता है, तो वी एक्स के लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा, यही होगा 60 10 का पावर माइनस 6 कुलम, और नीचे सी है, सी कितनी है बताओ वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स के बीच में तो एयर भरा था, एयर भरा था, तो सी की वैल्यू कितनी थी बताओ 5 माइक्रोफेरेड, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड था, तो 10 का पावर माइनस 6 कर लो, ये और ये खत्म, तो ये कितना हो गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इतना वोल्ट क्या आ गया बताओ, एक्स में पोटेंशियल आ गया इतना वोल्ट, ठीक है। वाई में पोटेंशियल निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, तो वाई में चार्ज वहां भी इतना ही जाएगा क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज सेम जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, वी वाई क्या हो जाएगा, कि भाई चार्ज कितना है वो देख लो, और नीचे कैपेसिटेंस, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, वाई वाले में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ था, इसके प्लेट में क्या डाला हुआ था बताओ डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी थी देखो यहाँ पे दिया हुआ है K इक्वल्स टू 4, तो जब K इक्वल्स टू 4 दिया था तो एक जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तब कितना था आंसर, तब आंसर था 5 माइक्रोफेरेड, जब 4 डाल दिया तुमने डाइलेक्ट्रिक तो K टाइम्स हो गया होगा नया कैपेसिटेंस Y का, तो 5 टाइम्स ऑफ 4 तो कितना 20, कितना हो जाएगा 20, मैं यार लिख भी दे रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ, K इंटू सी, ओके, तो वी वाई कितना आया 60 10 का पावर माइनस 6 अपॉन में कितना, K की वैल्यू कितनी थी 4 और C की वैल्यू 5,
तो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और चूंकि ये माइक्रोफेराड में था तो 10 का पावर -6 करोगे, ये खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। तो हमसे Vx और Vy पूछा था, तो Vx कितना आ रहा है 12 और Vy कितना आ रहा है 3। फिर क्या बोला है, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई, एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी लाइट चली गई लग रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई में एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा है तब क्या होगा, देखो एनर्जी स्टोर्ड तो हम सीख ही चुके हैं ना। एक बात बताओ, दोनों में चार्ज कितना जा रहा है, Q है ना, Q ही तो जा रहा है, ठीक है। अलग अलग बताना है, अच्छा रेशियो बोला, रेशियो, ओके रेशियो बोल रहा है ना, रेशियो ऑफ एनर्जी। तो एक बात बताओ, अगर रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है जो कि थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो चार्ज तो दोनों में सेम जाता है। देखो एक चीज दिखाते हैं तुम लोग को, अगर एनर्जी इन एक्स और एनर्जी इन वाई, बिना वैल्यू डाले आंसर आएगा। देखो कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2c x। वाई पे एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2cy, यही तो होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो x के लिए x लगा दिया, y के लिए y लगा दिया। सीरीज में चार्जेस तो सेम होते हैं, तो ये दोनों कट ही जाएगा सीधे सीधे, ये खत्म, ये खत्म, ठीक। ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये सी वाई कहां जाएगा, ऊपर, और सी एक्स कहां आएगा, नीचे। तो ये क्या आया, सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई क्या था, के टाइम्स ऑफ सी था, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट्रिक डला हुआ था, और सी एक्स क्या था, सी से सी खत्म। तो एनर्जी का रेशियो क्या आ गया बताओ, ई एक्स अपॉन ई वाई का जो रेशियो आया, एक मिनट क्या हो रहा है, नीचे लिख लेता हूं मैं, ई एक्स अपॉन ई वाई का जो रेशियो आया वो क्या आया, 4:1। क्या आया बताओ, के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी, 4 गिवन थी, ठीक है। तो क्या आ गया, 4:1 आ गया। तो देखा, बिना कोई वैल्यू डाले आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया कि सीरीज में है, चार्ज सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर पैरेलल होता सर तो क्या करते, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो मैं हाफ CV स्क्वायर यूज कर लेता, है ना, और फिर V और V कट जाता, तब भी आंसर आ जाता हमारा, ठीक है। तो होप सो ये आज का लेक्चर समझ में आया हो तुम लोगों को, ठीक है। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताना, ठीक है। और जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं उनको प्लीज रिवाइज करो, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें डाल रखे हैं मैंने, उसमें भी मैंने क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। और करेंटली और भी लेक्चर्स में डालूंगा, ठीक है। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि चैप्टर 4 यानी मैग्नेटिज्म का डाल दूं, क्योंकि चैप्टर 3 में देखो किरचॉफ्स लॉ मैंने डाल रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मैंने डाल रखा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो कोशिश करो वो सारे लेक्चर्स जाके एक बार देख लो, ठीक है। और किरचॉफ्स लॉ में मैंने एक दो गलतियां की हैं जो मैंने कमेंट से मेंशन कर दिया है, तो वो लेक्चर देखने से पहले वो कमेंट्स को जरूर देख लेना, ठीक है, कि मैंने गलती कहाँ की है, ताकि तुम लोग वो गलती ना करो, ठीक है। और रही बात आगे की प्लान की, तो अभी मैं 4th चैप्टर लाने जा रहा हूँ, मैग्नेटिज्म, क्या बोलते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके भी न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, और ऐसे ही धीरे 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 जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए जाएंगे हम लोग, ठीक है। और बार 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 रिवाइज करो, ठीक है। एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी भी वक्त है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाओ। मिलेंगे फिर से एक बार ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और जम के पढ़ाई करना, बाय बाय।